हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्बग में स्वागत है। आईआईटी जेईई नीट फाउंडेशन सीरीज में क्लास 9 की फिजिक्स में काइनेमेटिक्स या मोशन का थर्ड लेक्चर आपसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लीजिएगा, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की, उसका जो क्लासिफिकेशन है स्केलर और वेक्टर में। एक थर्ड टाइप का भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसको टेंसर बोलते हैं, वो भी आपसे डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। और फिर उसके बाद वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का नोटेशन, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैसे उसमें जो है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर को कैसे हम एडअप करेंगे, ठीक है, 2 वेक्टर के बीच का एंगल कैसे हम डिसाइड करेंगे, ठीक, और उसका जो एडिशन होता है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा वो भी, और वेक्टर का जो रिजोल्यूशन होता है, ठीक है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये थोड़ा सा जो है आपके लेवल से थोड़ा सा जस्ट हायर लेवल का है, लेकिन अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। और फिर उसके बाद अगर टाइम मिलता है, टाइम बचेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर नहीं करेंगे, तो हम आपसे जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। देखिए हर एक चीज़, ठीक है, वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे आप किसी से बहुत प्यार कर रहे हैं, आपसे कोई बहुत प्यार करता है, ठीक है, या आपसे कोई बहुत नफरत कर रहा है, आपसे कोई बहुत हेट कर रहा है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। कोई आपसे कितना प्यार करता है या आप किसी से कितना प्यार कर रहे हैं, आपसे कोई कितना हेट कर रहा है, आप इसको मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम पूछें कि आप से जो है कोई जो है कितने किलो का प्यार करता है तो आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। या आपसे हम कहें कि आपसे कोई कितना जो है हेट कर रहा है, ठीक है, कितने दर्जन हेट करता है आपसे, तो ये कोई जो है पैरामीटर नहीं है हेट और लव को मेज़र करने का। तो ये हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे हम आपसे कहें कि आप जो है 1 दर्जन केला ले आइए, तो आप 1 दर्जन केला लेके आएंगे, उसमें जो आपके क्या होंगे 12 जो है आपके केला होगा, ठीक है, 12 पीस होगी उसमें, तो उसका एक मेजरमेंट है। अगर हम आपसे कहें कि आप 10 किलो जो है चावल ले आइए, तो उसका एक मेजरमेंट है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, और जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, जिनको जिनका मेजरमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होती हैं। क्लियर? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम इसमें अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, विच कैन बी मेजर्ड। क्लियर? जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर करते हैं ना, ठीक है, कितना लंबा है, फिट में, मीटर में, किसी में भी मेजर कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस मेजर करते हैं, कितने किलोमीटर आप गए हैं, कितने मीटर आप गए हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी हम मेजर कर लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी जो है हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड भी हम मेजर कर लेते हैं कि कितनी स्पीड से आप अपनी बाइक चला रहे हैं, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी भी फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स हम मेजर कर लेते हैं, करंट भी हम मेजर कर लेते हैं, ठीक। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो वही हमारी क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अभी आपसे बात की हमने लव, हेट, जो भी ह्यूमन फीलिंग्स हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपसे जो है कोई 10 किलो का प्यार कर रहा है या 2 किलो का प्यार कर रहा है या 100 ग्राम का प्यार करता है, ठीक है। तो ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी, ठीक। तो अब आगे इसमें एक क्लासिफिकेशन और किया गया फिजिकल क्वांटिटी में, वो क्लासिफिकेशन आपका क्या है, स्केलर और वेक्टर। इसमें जो है जो फर्दर इसमें क्लासिफिकेशन किया गया, 2 कैटेगरीज हैं इसकी,
स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी में ऐसी क्वांटिटी हमारी आती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड। जैसे 1 दर्जन केला हुआ, ठीक है, 10 किलो आम हुआ, तो ये इसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, इसमें हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ठीक है, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे पूछें कि आपके घर से आपका जो स्कूल है वो कितनी दूर है, या आपकी कोचिंग है वो कितनी दूर है, तो आप अगर हमको आंसर करते हैं 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर आपका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और वो एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। अगर आप हमसे कहते हैं कि 10 किलोमीटर ईस्ट में, तो अब आप मैग्नीट्यूड के साथ हमको क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन भी बता रहे हैं। ठीक है, तब ये वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा और इसको क्या बोलेंगे? हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है वो स्केलर होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, अभी भी कंफर्म नहीं है, ये हो सकती है, इट में भी वेक्टर क्वांटिटी। इसको इन दोनों के साथ साथ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ, इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें जो एडिशन होता है ना, ठीक है, वो एडिशन इस वेक्टर एडिशन के लॉ के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। वेक्टर एडिशन करने का एक अपना लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग ही इसमें एडिशन होना चाहिए। अगर एडिशन में वो लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, तब हमारी जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। ठीक है, तो अभी देख लेंगे उसको भी। तो इसमें क्या है, एक थर्ड चीज़ ये कंपलसरी है, मस्ट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? ठीक है, जैसे करंट है हमारी, ठीक है, करंट के बारे में आप सब लोग जानते हैं, सबके घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी है। करंट से ये एक वायर है, ठीक है, और एक वायर ये, इस वायर में 3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और इस वायर में 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, इन दोनों वायर को जहाँ पे हम ज्वाइंट किए, यहीं से एक थर्ड वायर और गया। इस वायर में नेट करंट कितनी जाएगी? 3 + 2। ठीक है, कितना नेट करंट इसमें फ्लो करती है? 3 + 2 कितना जाएगा? ये 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये जो हमारा करंट है, इसमें देखिए आप 3 एम्पियर 2 एम्पियर, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस वायर में फ्लो हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस वायर में फ्लो हो रही है। ठीक है, लेकिन इसका जो एडिशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस जंक्शन से जो नेट करंट हमारी इधर आ रही है वो कितनी आ रही है? इन 3 और 2 मतलब 3 और 2, इसको हम डायरेक्ट ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हम किसी नंबर्स को ऐड करते हैं, सेम वे में हम इसको ऐड कर दे रहे हैं, तो ये 5 एम्पियर की इसमें करंट आती है। ठीक है, तो हमारी जो करंट है ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसमें देखिए डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसके बावजूद भी ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? देखो, मैग्नीट्यूड भी है, क्लियर, और डायरेक्शन भी है। इसके बावजूद भी ये कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, और ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि जो एडिशन हो रहा है ना दो करंट का, ठीक है, ये मान लीजिए हम इसको I1 लिखें और इसको I2, तो I1 और I2 का जो एडिशन हो रहा है, ये I3 अगर है, ठीक है, तो I3 = I1 + I2, ये जो एडिशन है ये स्केलर एडिशन है। ठीक है, कैसा एडिशन है? ये स्केलर एडिशन है। ये वेक्टर एडिशन नहीं है, यह वेक्टर एडिशन का जो लॉ है उसको ये फॉलो नहीं करता है।
ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो करंट है हमारी वो डजंट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। तो इस कारण से जो हमारी करंट होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। करंट हमारी कैसी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करती। इसके बावजूद इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है। तो जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, जहाँ पे यहाँ पे देखिए, ये हमने आपको बताया कि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो कभी कभी, ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी हो सकता है। तो ये हम लिख सकते हैं कि मे हैव डायरेक्शन। ठीक है। कभी कभी इसमें डायरेक्शन भी हो सकता है। क्लियर। लेकिन जब तक उसमें वेक्टर एडिशन का लॉ जो है नहीं यूज होगा एडिशन में, तब तक वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। तो हमारी करंट है एक एग्जांपल है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसके बावजूद ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये स्केलर एडिशन फॉलो करता है। ठीक है। वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो वेक्टर होने के लिए क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना ही होना चाहिए। इसके बावजूद, इन दोनों के बाद भी एक थर्ड चीज़ है जो कंपलसरी है। ठीक है। इसको क्या होना चाहिए, वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी का कुछ एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो देखिए, जैसे हमारा डिस्टेंस है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है हमारी। ठीक। स्पीड है, करंट है। ठीक है। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, ये हमारी स्केलर क्वांटिटीज़। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल लिखना चाहें तो इसका एग्जांपल क्या होगा, देखिए जैसे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। फोर्स है, वेलोसिटी है। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट हम आपसे डिस्कस करेंगे वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। ठीक है। किससे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। ठीक। मतलब एक ऐसी लाइन होगी जिसमें डायरेक्शन भी होगी। जैसे मान लीजिए ये कार है हमारी, और ये कार जो है इस डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। ठीक है। अब इसमें देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में बता रहे हैं कि आपकी कार जो है इस डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी है कार की। ठीक है। ये क्या है, कार की वेलोसिटी हमने आपको बताया। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए हम एक क्या करेंगे, एक स्केल अपनी तरफ से चूज कर लेंगे, कोई भी एक स्केल जो सूटेबल हो। ठीक है। क्योंकि 60 किलोमीटर लंबी लाइन तो हम इस प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो हम एक स्केल चूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने चूज किया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पेपर पे या प्लेन पे 1 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ किए तो वो हमारा जो है 10 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। यहाँ पर देखिए हमको 60 किलोमीटर पर आवर रिप्रेजेंट करना है, तो हम कितना जो है लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है डायरेक्टेड लाइन, तो मतलब उसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो किस डायरेक्शन में हम ड्रॉ करेंगे, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमको इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, हम मान लीजिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया। ठीक है। और यहाँ से हम इसी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक।
अब जहाँ ही मान लीजिए ये यहाँ पर हमारा 6 सेंटीमीटर इस पर कंप्लीट हुआ, तो इस टिप पे ठीक है हम क्या करेंगे, एक एरो लगा देंगे। ठीक, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है किसका, वेलोसिटी वेक्टर का। ठीक है, ये हमने इसको लिख दिया वेक्टर वी। ठीक है, अच्छा अगर हम देखिए यहाँ पे वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। अब हमको ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या करते हैं, जिस लेटर से हम डिनोट कर रहे हैं उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि वो वेक्टर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वेक्टर वी का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें ये पॉइंट है और ये पॉइंट, दो चीज़ें। ये हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट, ये क्या है हमारा इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है हमारा फाइनल पॉइंट, ये क्या है फाइनल पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, नई चीज़ है लेकिन आपको समझ में आएगा। तो इनिशियल पॉइंट को जो है हम टेल बोलते हैं और फाइनल पॉइंट जहाँ पर हम ये एरो ठीक है पुटअप किए हैं, ये एरो हेड पुटअप किए हैं, इसको हम हेड बोलते हैं। जनरली क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ठीक है, तो वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए फाइनल हम क्या कर सकते हैं, देखिए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला देते हैं। ठीक है, और उस लाइन पे क्या करते हैं, फाइनल पॉइंट पे एक एरो टिप या एक एरो हेड पुटअप कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर। अब यहाँ से देखिए इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस या जो लेंथ होता है, ठीक है, ये क्या बताएगा, इसका मैग्नीट्यूड। जैसे ये लाइन हमने कितना जो है ड्रॉ किया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ये स्केल चूज किया, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर। हमको 60 किलोमीटर पर आवर चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ये 6 जो है सेंटीमीटर की। लेकिन अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं ठीक है किलोमीटर पर आवर में, तो ये कितना बताएगा हमको, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होती है इनिशियल पॉइंट से लेके, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट से लेके कहाँ तक, फाइनल पॉइंट तक। ठीक है, ये जो लेंथ होगी, ठीक, ये लेंथ जो है ठीक है स्केल के अकॉर्डिंग, जिस स्केल के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ किए हैं। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये हमको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है, तो ये हमें मैग्नीट्यूड बताएगा कि कितना मैग्नीट्यूड है। क्लियर। अब देखिए हम 60 किलोमीटर लंबी लाइन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, इसलिए हम एक पर्टिकुलर कोई एक स्केल अपने जो है कन्वेनियंट के अकॉर्डिंग चूज कर लेते हैं। ठीक है, उस स्केल की जो लेंथ होगी, ठीक है, सॉरी उस लाइन की, डायरेक्टेड लाइन की जो लेंथ होगी उस स्केल में हम फिर कन्वर्ट कर लेंगे और वो हमको जो है क्या बताएगा, लेंथ मैग्नीट्यूड के बारे में हमको इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये जो है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, ये है हमारे पास वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए। ठीक, तो इसको अगर हम इसी के पैरेलल इस प्लेन में कहीं भी ट्रांसफ़र करें, कहीं भी हम इसको इतने ही लेंथ का रखते हुए और जो है इसी के पैरेलल कहीं भी इस प्लेन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, उतना ही लेंथ है और उसी के पैरेलल कहीं भी, यहाँ भी हम ला सकते हैं, ये भी हमारा वेक्टर यही होगा। तो इसको हम कहीं भी प्लेन में पैरेलल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, ये जो लेंथ है ना, लेंथ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सेम रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये अगर मान लीजिए हमको L1 हमने अपनी तरफ से बोला है, ये L2 है जबकि सब सेम ही है, और ये क्या है L3 है। ठीक है, और इसी के पैरेलल है, तो अगर हम L1, L2 और L3 ये सब सेम रखते हुए वेक्टर को उसी के प्लेन में और उसी के पैरेलल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब हम आते हैं कि
दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल कैसे पता करते हैं। ठीक है, चलिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए, मान लीजिए एक वेक्टर है, ये है वेक्टर ए। ठीक है, और इसको हम देखिए वेक्टर डिनोट कैसे करते हैं, ए लिखे और उसके ऊपर एक एरो लगा दिए छोटा सा। ठीक है, कि ये हमारा वेक्टर ए है। और एक वेक्टर है ये बी। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है। क्या करना है, इन दोनों वेक्टर के बीच का हमको एंगल देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वेक्टर ए का टेल है और ये वेक्टर बी का टेल। तो हमको क्या करना है, किसी एक वेक्टर को, ठीक है, क्या करना है, किसी एक वेक्टर को उठाकर किसी दूसरे वेक्टर के टेल पे रख देना और उनके बीच फिर जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हो जाएगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए हम इसको यहाँ से उठाए, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको पुटअप कर दिया। ठीक है, चलिए खैर अभी दूसरा ड्रॉ कर ले रहे हैं हम। ठीक, तो यहाँ से इसके टेल को इसके टेल से मिला दे रहे हैं। कंडीशन वही है कि इसको इसी के पैरेलल और उतनी ही लेंथ का, अभी तो हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो है उसी के पैरेलल हमको सेम लेंथ का जो है ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उतने ही लेंथ की एक लाइन इसी के पैरेलल क्या करिए, यहीं पे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, देखिए इसी के पैरेलल उतने ही लेंथ की एक लाइन ऐसे ड्रॉ किए। ठीक है, सेम लेंथ, ठीक है, डायरेक्शन सेम, पैरेलल भी है। ये हुआ हमारा वेक्टर है। ठीक, तो दो वेक्टर के टेल को अगर हम आपस में मिला दें और उनके बीच का जो एंगल होगा वही उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, आ रहा है समझ में। देखिए ये आपको हो सकता है न्यू टॉपिक हो, थोड़ा सा नई चीज़ है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वेक्टर ए को ही ट्रांसफ़र करके बी के टेल पर सब्सटीट्यूट करें, हम वेक्टर बी को ए के टेल पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं पूरे प्लेन में, हम कहीं भी उसी के पैरेलल और उतनी ही लेंथ पे, ठीक है, उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारा वेक्टर ए है, लगभग उतनी ही लेंथ है। ठीक है, ये वेक्टर ए हुआ। अब वेक्टर बी को क्या करना है, वेक्टर बी को ट्रांसफ़र करना है, कहाँ लेके आना है, इसके टेल से मिला देना, इसके टेल को इसके टेल से मिला देना। ठीक है, तो वेक्टर बी हमारा देखिए इस डायरेक्शन में है तो सेम लेंथ और उसी के पैरेलल। ठीक है, ये हम क्या किए, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के टेल को मिला दिए। ठीक, ये ठीक है, ये हमारा वेक्टर बी और ये वेक्टर ए। यहाँ पर देखिए ये भी एंगल लगभग हमारा क्या, थीटा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, तो कैसे हम एंगल डिसाइड करेंगे, किसी भी दो वेक्टर के बीच में उनके टेल को मिला देंगे और उनके टेल को मिलाने के बाद उनके बीच में जो एंगल होगा वही क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, या किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा। क्लियर। कैसे मेजर करते हैं, इनके टेल को हम मिला देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो एंगल बनेगा वो आपका जो है दो वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा। क्लियर। या हम चलिए ऐसे कह देते हैं, ज्वाइन द टेल of two vectors then the angle between them will denote
द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर। अब बात करते हैं हम वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, दो वेक्टर के एडिशन की बात करते हैं। देखिए, ये हल्का फुल्का आपको अभी बता दे रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरत पड़ता है NTSC में, कभी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, प्रॉब्लम। तो अभी बाकी ये जो है आपकी जो चीज़ है ये 11th की है, लेकिन अब ये फाउंडेशन लेवल का है तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई दो वेक्टर हमको दिए गए हैं। ये है हमारा वेक्टर A और ये है हमारा वेक्टर B। क्लियर। अब हमसे कहा जा रहा है कि आप जो है वेक्टर A प्लस वेक्टर B फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए वेक्टर A को, ठीक है, यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ये हमारा वेक्टर A, उसी के पैरेलल उतने ही लेंथ का प्लेन में हम कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा वेक्टर A हो गया। अब वेक्टर A में वेक्टर B को जोड़ना है। ठीक है, तो चाहे हम वेक्टर A में वेक्टर B को जोड़ें या फिर वेक्टर B में वेक्टर A को जोड़ें, बात एक ही होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पहले वेक्टर के हेड पे, ठीक है, दूसरे वेक्टर के टेल को रख देंगे। दूसरा वेक्टर ये है हमारा वेक्टर B। ठीक है, अब इसको रखने का मतलब इसको इसी के पैरेलल और सेम लेंथ का हमको लेके आना है। ठीक है, तो देखिए वेक्टर B के पैरेलल हम इसको प्लेन में कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके जो है हेड पे हम वेक्टर B का टेल रख देंगे। ठीक है, ये हमारा वेक्टर B। ठीक, अब क्या करेंगे, वेक्टर A के टेल से वेक्टर B के हेड को हम मिला देंगे। ठीक है, से मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, वेक्टर A के टेल से वेक्टर B के हेड को हम मिला देंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा लाइन है, ये जो डायरेक्टेड लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वेक्टर A और वेक्टर B का जो एडिशन है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये अगर हम वेक्टर C लिखे, इसको क्या है, ये वेक्टर C, तो वेक्टर C हमारा किसके बराबर होगा, वेक्टर C होगा ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B। क्लियर। इस तरह से हम दो वेक्टर का जो एडिशन है उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, करना क्या है, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को रख दीजिए, फिर पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को हमको क्या करना है, मिला देना है। तब वो जो थर्ड वेक्टर होगा वो क्या होगा, दोनों वेक्टर के एडिशन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब वो उसके एडिशन को बताएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये वेक्टर है तो लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी लेंथ होगी उसको हम मेजर कर लेंगे। वो हमारा जो है वेक्टर A प्लस वेक्टर B या फिर वेक्टर C का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ये जिस डायरेक्शन में है ये, ठीक है, चाहे आप एक्स एक्सिस या वेक्टर A या वेक्टर B, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में है, ठीक है, ये क्या करेगा, वो डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर। तो इस तरह से हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, इसका एक फॉर्मूला भी आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर A और B है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, वेक्टर A है और वेक्टर B, इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वेक्टर R, ठीक, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा, एक चीज़ और आपसे नहीं बताए हैं, ठीक है, तो जहाँ पे ये बताए थे आपको, ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, ये हमारा जो है मान लीजिए वेक्टर B है, तो हम वेक्टर B को ये दो जो है वर्टिकल लाइन के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये हमको बताएगा, पता चल जाएगा कि ये इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, हम मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडुलस, या फिर सिंपल कह सकते हैं मॉड। ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर B क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। क्लियर। यहाँ पर आते हैं, अब ये वेक्टर R, ठीक है, ये वेक्टर R क्या है, वेक्टर R है ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक है,
अब अगर इसका हमको मैग्नीट्यूड बताना है तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे मॉड ऑफ वेक्टर आर। ये होता है एक फार्मूला है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, कभी हम आपको अब बता देंगे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी का, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो एंगल थीटा है उसका कॉस, ठीक है। तो ये जो है दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब हम एडिशन करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर? इस फार्मूले से उसका मैग्नीट्यूड दिया जाता है, ठीक है। अब हम आपसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। फिर जब डिस्प्लेसमेंट आपको बताएंगे तब हम उसमें बता देंगे कि वेक्टर को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, अब आपसे बात करते हैं डिस्टेंस। देखिए ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर पाथ पे जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे एक कोई भी चीज़ है, ठीक है, यहाँ से चलते हुए ऐसे 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 यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, ठीक है, और ये बी तक आया। कुछ भी इस पर मूव कर रहा है, कार, बाइक, कुछ भी आप मूव करा सकते हैं। तो ये देखिए क्या है, ये जो है किसी एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए गया, ठीक है। ये जो सड़क ऐसे ऐसे बनी है उसी सड़क पर, ठीक है, उसी रोड पर चलते हुए, ठीक है, आप ए से बी तक आएंगे। तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, यहाँ से हर एक जो है इसके सेगमेंट को, ठीक है, आप नापते जाइए, मेजर करते जाइए, उसको जोड़ते जाइए, ठीक है। यहाँ से लेके ए से लेके बी तक जितना भी आप, ठीक है, मूव किए हैं, जिस पाथ पे गए हैं उस पाथ की लेंथ को, ठीक है, सम अप करते जाइए। टोटल जो लेंथ हो जाएगा, ठीक है, पाथ का, वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, टोटल पाथ लेंथ। क्लियर? क्या होता है ये, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक। यूनिट इसकी मीटर होगी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से चला, किसी एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता हुआ ऐसे 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 ऐसे, यहाँ आ गया, यहाँ से चला और यहाँ आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, ये होता है चेंज इन पोजीशन। क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। जैसे मान लीजिए ये एक ही लाइन पर है, ठीक है, ये जहाँ पर आया है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर अगर लाई कर रहा है, ठीक है, ये हमारी मान लेते हैं हम कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये मान लेते हैं हम कि ये ओरिजिन पर था, तो ये 0 होगा एक्स एक्सिस के लिए, और यहाँ पर ये, ठीक है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से कुछ भी एक डिस्टेंस डी पर है, ठीक है, यहाँ से ये डी यूनिट, तो इसका जो है एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट 0, तो ये हमारा डी कामा 0। अगर हम इसका जो है कोऑर्डिनेट लिखें, ये ओरिजिन 0 0, ठीक है, ये यहाँ से एक्स एक्सिस पे है, तो इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी कामा 0, ठीक है। ये हमारा बी पॉइंट है। तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे बताते हैं, जो पोजीशन में चेंज हुआ है, ठीक है, ये क्या बताते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोजीशन
या फिर कभी कभी हम बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है, वो भी आपको हम समझा देंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो कभी भी जो चेंज होता है ना, वो चेंज कैसे डिफाइन किया जाता है, चेंज हमेशा जब भी चेंज हम डिफाइन करते हैं तो वो फाइनल से इनिशियल को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या किस में चेंज डिफाइन करें, पोजीशन में। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्लियर। और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब अगर यहाँ पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम देखें कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ है। देखिए पहले यहाँ पर था, ठीक है, 0 मतलब ओरिजिन पर। अब यहाँ से कितनी दूर है ये, यहाँ से इस डायरेक्शन में, ठीक है, कितनी दूर, d डिस्टेंस पर है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, d मीटर, ठीक है। किधर, अगर ये हम ईस्ट ले रहे हैं या फिर पर्टिकुलर x एक्सिस, ठीक है, तो ये x डायरेक्शन में, या अगर हम इसको ईस्ट से डिनोट कर रहे हैं तो हम बोल देंगे कहाँ पर, देखिए यहाँ से कितनी दूर है, d मीटर की दूरी पर है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। तो डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमारा कितना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो d मीटर है, और कहाँ पर, ये ईस्ट में, ठीक है। मतलब इसका हुआ कि स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट से अगर हम ईस्ट में d मीटर चलेंगे तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट चाहे जिस भी पाथ को फॉलो किया है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ ऐसे 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 आए, ठीक है, उसके बाद बी पर आए, या फिर डायरेक्ट ये बी तक आ जाए, या फिर कुछ ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए फिर बी पर आए, ठीक है। चाहे जो भी पाथ ये फॉलो करे, डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगर ये ए से जाके बी तक आ रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो है, एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये पाथ क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कोई भी आप पाथ फॉलो करें, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो सेम ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा नेक्स्ट पेज पर हम लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट। क्लियर। डिपेंड किस पे करता है, ये केवल ये जो है फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, पाथ पे नहीं डिपेंड करता है। क्लियर। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस है ना, ए से बी तक गया है। अब यही ए से बी तक आने के लिए, ठीक है, अगर ये कुछ अलग अलग पाथ फॉलो करता है, देखिए यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया फिर यहाँ गया फिर यहाँ तक आया, या फिर ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ गया, ठीक है। तो ये पाथ 1, ये पाथ 2 और ये पाथ 3। पाथ 1 में जो डिस्टेंस कवर किया उसको हमने d1 लिखा, पाथ 2 पे जो कवर किया d2 लिखा, और पाथ 3 के लॉन्ग जो कवर किया उसको d3 लिखा। तो हर एक पाथ के लिए ना जो डिस्टेंस होगी, क्यों, क्योंकि देखिए इन सबको अगर हम यहाँ से जोड़ते जाएँ छोटे छोटे टुकड़े में करके और सबको सम अप करते जाएँ, ठीक है, तो सबकी लेंथ अलग अलग आएगी, ठीक है, इसकी भी लेंथ अलग है, इसकी भी लेंथ अलग है। तो सबकी लेंथ जब अलग आएगी तो डिस्टेंस भी जो है हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। तो d1 नॉट इक्वल्स टू d2 एंड नॉट इक्वल्स टू d3, ठीक है। तो अगर हम पाथ चेंज कर दे रहे हैं तो हमारा जो डिस्टेंस है ना वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये पाथ डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट। क्लियर। पाथ चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। क्लियर। अब देखिए कभी कभी किसी बुक में लिखा होता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ,
क्या लिखा होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ठीक है। एक्चुअली ये जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बताता है हमको, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो अगर कहीं बुक में आप ये पढ़ रहे हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो मतलब पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। वो पार्शियली आपका जो है ट्रू है, क्योंकि ये आपका केवल मैग्नीट्यूड बताता है और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर आप सिंपल वे में डिफाइन करना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है, ठीक है। आप बस इतना बोल दीजिए, चेंज इन पोजीशन या पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तब आपको जो है समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, ठीक है। हमको डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन बोलना है या पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है वो केवल एक चीज़ बताता है हमको, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन हम उससे नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो यूनिट है डिस्प्लेसमेंट की, ये यूनिट क्या है इसकी भी यूनिट क्या है, मीटर। क्लियर। इसकी भी यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। एक चीज़ और, ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, ये कोई एक पाथ फॉलो करता हुआ यहीं पर फिर आ गया, जहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, ए से स्टार्ट किया था और ए पर ही आ गया। इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है कितना होगा, 0 हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये क्या होगा हमारा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो चेंज है ना पोजीशन में वो 0 है। ये डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, 0, क्योंकि देखिए यहीं से स्टार्ट किया और यहीं फिर आ गया, ठीक है। ये 0 इसलिए है क्योंकि चेंज इन पोजीशन हाई नहीं है, ठीक, पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, 0। लेकिन अगर हम इसमें डिस्टेंस पूछें आपसे, तो डिस्टेंस देखिए, इसको इतने पार्ट को जो है हम कट करके एडअप कर लिए, इसको जोड़ लिए, इतने को जोड़ लिए, ऐसे ऐसे पूरे पाथ लेंथ को जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस आपकी 0 नहीं है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए 0 नहीं होगी। क्लियर। क्योंकि जिस पाथ पे वो जाएगा उस पाथ की लेंथ तो ज़रूर होगी, ठीक है, और वही लेंथ जो होती है, पाथ लेंथ जो होता है, वही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमारी 0 नहीं हो सकती है, ठीक। अब एक चीज़ और समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो जो है इस एक पर्टिकुलर जो है लाइन पर मूव कर रहा है या एक लीनियर मूव कर रहा है। वो यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गया, ठीक है, यहाँ तक गया और फिर जो है वापस आ गया, ठीक है। अब की ऐसे ही वापस आ गया और ये यहाँ चला गया। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट किया था, फाइनल यहाँ आ गया, ठीक। और ये हम एक्स एक्सिस अगर इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, यहाँ पर हमारा ओरिजिन होगा 0, यहाँ पे मार्क होगा, ये कुछ भी है, ठीक है। चलिए मार्किंग कर लेते हैं, ये 1 एक्स एक्सिस पे, ये 2 मीटर शो करेगा, ये 3, ये फाइनल 4, ठीक है, और ये माइनस। क्लियर। तब अगर हम इस केस में आपसे कहें कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या पूछें आपसे, डिस्प्लेसमेंट, तो आप डिस्प्लेसमेंट कितना बताएंगे, चेंज इन पोजीशन। चेंज कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो देखिए फाइनल पोजीशन कहाँ, -1 मीटर है, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पे 1 मीटर इधर ओरिजिन से लेफ्ट, तो -1, तो -1 माइनस इनिशियल कहाँ पर था, ओरिजिन मतलब 0 पे, तो -1 माइनस 0, ये कितना हुआ, -1 मीटर का इसमें डिस्प्लेसमेंट, किधर, -1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और अगर आप माइनस बता रहे हैं तो पर्टिकुलर ये माइनस साइन आपको इंडिकेट करेगा कि आप जो है एक्स एक्सिस के लेफ्ट में या ओरिजिन से लेफ्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें, देखिए डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा,
यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी, 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। और फिर जाते समय 4 मीटर, आते समय 4 मीटर और 1 मीटर ये इधर, ठीक है। तो इस केस में अगर हम डिस्टेंस आपसे पूछें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ये 4 मीटर कवर किया जाते समय, 4 मीटर वापस आया तो 4 + 4 और 1 मीटर इधर गया। अब देखिए डिस्टेंस में हम ये -1 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है, केवल हमको लेंथ चाहिए और लेंथ हम निगेटिव में नहीं मेजर करते हैं, ठीक है। लेंथ हमेशा किस में, पॉजिटिव मेजर करते हैं उसको। तो 4 + 4 + 1 तो कितना हो गया ये, 9 मीटर। तो यहाँ से एक चीज़ हमको और पता चला कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना, ये नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस हमारी कभी भी उसके लिए नेगेटिव नहीं होगी और कभी भी जीरो भी नहीं होगी। अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तब तो डिस्टेंस कवर्ड जीरो होगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस हमारा ना जीरो होगा और ना ही नेगेटिव होगी, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट can't be zero or negative, but displacement can be zero negative एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्लियर। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट के बाद एक चीज़ और आपसे डिफाइन करते हैं, पोजीशन वेक्टर पर, ठीक है। या फिर अगर टाइम ज़्यादा हो रहा हो तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। फिर उसके बाद आपसे जो है वेक्टर के रिजोल्यूशन की बात कर लेंगे, ठीक है। या अच्छा चलिए बात ही कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर या कंपोनेंट, ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, ये यहाँ से स्टार्ट किया मूव करना, ये इनिशियल पॉइंट, यहाँ से ये 4 मीटर ईस्ट में गया, कितना, ईस्ट में, ठीक है, ये 4 मीटर ईस्ट में आया और यहाँ से फिर 3 मीटर नॉर्थ में गया, ठीक है, ये कितना है, 3 मीटर। और ये ओ से, ठीक है, फाइनल यहाँ पर ये पहुँच गया, ये बी है, ओ से बी गया, ठीक है, इसको जाना है। और इसने कैसा पाथ लिया, ये 4 मीटर ईस्ट में आया और फिर उसके बाद 3 मीटर बी तक गया, ठीक है। तो हमको कहाँ से कहाँ जाना है, देखिए ओ से बी जाना है, तो हम डायरेक्ट एक ऐसा पाथ चूज कर सकते हैं जो ओ से बी ही जाए, ठीक है। ये एक ऐसा पाथ हम चूज कर सकते हैं डायरेक्ट जो कहाँ जाए, ओ से बी जाए, क्लियर। तो जो वेक्टर ओ बी है हमारा, देखिए ये हमारा क्या है, वेक्टर ओ बी, ठीक है। वेक्टर ओ बी मतलब ओ से हमको बी जाना, तो हम डायरेक्ट ओ से बी जाएं, ठीक है, तब भी हम बी पर पहुंचेंगे। या फिर देखिए हम इसको ए लिखते हैं, ठीक है, ओ से हम एक जाएं और फिर ए से बी जाएं, तो वेक्टर ओ बी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ये जो वेक्टर ओ ए है, ठीक है, ये जो वेक्टर ओ बी है, इसका क्या है, प्रोजेक्शन है, क्या है ये, प्रोजेक्शन है, ठीक है। किधर, ये अगर हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं, देखिए
ये हमारी इधर एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये इधर अपवर्ड वाई एक्सिस है। तो वेक्टर ओ बी का जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ओ ए के बराबर, और वेक्टर ए बी क्या है हमारा, ओ बी का प्रोजेक्शन है, ठीक है, किधर वाई एक्सिस में। तो ये जो हमारा वेक्टर ओ ए है और वेक्टर ओ बी है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कंपोनेंट कहलाता है किसका, वेक्टर ओ बी का, ठीक है, वेक्टर ओ बी का ये क्या कहलाएगा, कंपोनेंट कहलाएगा, ठीक है। वेक्टर ओ ए और वेक्टर ए बी, इनको हम क्या कहेंगे, ये है कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ओ बी, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, ये जो वेक्टर ओ बी है ये हॉरिजेंटल में है, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेक्टर ओ ए, और वेक्टर ए बी क्या है, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये हमारा ओ ए क्या है, ओ ए, वेक्टर ओ ए क्या है, ओ बी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ बी, ठीक है, और वेक्टर ए बी क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ बी, क्लियर। तो ये जो है किसी भी वेक्टर को, ठीक है, किसी वेक्टर को, ये जैसे यहाँ पे वेक्टर ओ बी है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर के कंपोनेंट्स में लिखने को क्या कहते हैं, वेक्टर का रिजोल्यूशन, ठीक है। ये अगर हम वेक्टर ओ बी को दो अलग अलग वेक्टर ओ ए और वेक्टर ए बी के टर्म्स में रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, तो यही कहलाता है इस वेक्टर का रिजोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस वेक्टर, ये 4 मीटर और ये 3 मीटर, ठीक है, इसकी लेंथ अगर देखें तो हम कितना हो जाएगा, ये √4² प्लस 3² मतलब √25, ये हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो वेक्टर ओ बी को दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करने को क्या कहते हैं, उसी का रिजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम रिजोल्यूशन की बात करें, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसका क्या मतलब होता है, देखिए, रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इनटू टू परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, रिजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर विद addition of two perpendicular vectors is known as resolution, क्लियर, रिजोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अब जब हम इसको रिजॉल्व किए तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, ठीक है, जो वेक्टर होगा वो उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेक्टर, ठीक है, जो होगा वो उस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, क्लियर। तो बस आज इतना ही, और फिर इसके बाद आपसे जो है जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।